वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से। वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड, डिजीज अवेयरनेस एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। बारिश का मौसम चल रहा है, एक्सटेंडेड हो गया है। सितंबर के शुरू में भी बारिश हो रही है और बाढ़ का खतरा भारत के अंदर बना हुआ है। और चारों तरफ जगह जगह पे जल एकत्रित है। और ये एकत्रित जल मच्छरों के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करेगा। और इस बार भारत में मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां, स्पेशली डेंगू और मलेरिया का खतरा बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैंने आज का ये विशेष एपिसोड बनाया है डेंगू के ऊपर कि डेंगू जो बीमारी है उसके अंदर मॉडर्न साइंस क्या कह रही है, मॉडर्न एलोपैथी, जो कि मैं चूंकि मैं एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर हूँ और रोज डेंगू के केसेस पिछले 25 साल से आईसीयू में देख रहा हूँ। और उसके साथ साथ आयुर्वेदा क्या कह रही है, एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, क्या हमें अल्टरनेटिव पैथी के ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और डिजीज के प्रोग्रेशन और कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि डेंगू के कारण, डेंगू अगर सीरियस हो जाता है तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। और दुनिया में बड़े बड़े रिच लोग बाग भी डेंगू से मारे गए। तो हमें अर्ली साइन सिम्टम पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और इस तरीके से हम डेंगू से बच सकते हैं। और इसी पब्लिक अवेयरनेस की इस एपिसोड की इस कड़ी के अंदर आज हम डेंगू से कैसे बचाव किया जा सकता है, या अगर डेंगू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। डेंगू फीवर अगर हो जाए तो उससे रिकवर कैसे करें, ये आज का एजेंडा है हमारे इस टॉक का। मॉडर्न साइंस क्या कह रही है, एविडेंस क्या कहते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या डेंगू का वैक्सीन आ गया है वो इफेक्टिव है, या अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज क्या है। डाइट, लोग बाग कहते हैं कि आ, पपीते के पत्ते का जूस पियेंगे तो आपकी प्लेटलेट बढ़ जाएगी, बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। क्या सच्चाई है? क्या हमें इन सब पैथीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डेंगू के इलाज के अंदर? और क्या एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, या हमारे इलाज के अंदर भी एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल हो सकता है? और मच्छर से हम कैसे बच सकते हैं, इन चारों पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। डेंगू एक सीरियस कंडीशन है मित्रों, जान जाने का खतरा हो सकता है। छोटा सा मच्छर आपकी जान पे बन सकती है। इसलिए अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ द डिजीज एंड कॉम्प्लिकेशन इज द लाइफ सेविंग। तो वार्निंग साइंस क्या क्या हो सकते हैं, इसको हमको ध्यान देना चाहिए। प्राइमरी सिम्टम क्या होता है डेंगू का? डेंगू का सबसे प्राइमरी फीवर है, चूंकि नाम में ही बुखार लिखा हुआ है डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर के अंदर सबसे पहला सिम्टम होता है बुखार आना। बुखार आने के अलावा इसमें क्या होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है। दिस ए वेरी पिक्यूलियर सिम्टम ऑफ डेंगू। स्क्रब टाइफस में सिर में दर्द होता है, डेंगू में आंखों के पीछे दर्द होता है। और मलेरिया के अंदर इस तरह का पेन नहीं होता है। मलेरिया में सर्दी लग के बुखार आता है, इसमें बुखार आएगा। और जितना बुखार आएगा उससे आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू इलनेस आप कमजोर महसूस करोगे। आपको लगेगा जैसे बुखार तो आया 100, 101, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि 107 आ गया, या मेरे तो जान ही निकल गई। तो इस तरह की वीकनेसेस आएगी। फीवर, आंख के पीछे का दर्द, पूरी बॉडी में दर्द होना, मसल्स सारी एकदम ऐसा लगेगा जैसे जान ही नहीं है पूरे शरीर में। और दर्द भी हो रही होगी। सिर में दर्द हो सकता है क्योंकि मस्तिष्क के ऊपर अफेक्ट करता है, इसलिए लेटर पार्ट के अंदर सर में दर्द होता है, जो कि एक हाई रिस्क सिम्टम है। क्यों हाई रिस्क सिम्टम है? क्योंकि प्लेटलेट कम होने के कारण लीक हो सकती है। लीक होगी तो सब एरेक्नॉइड हेमरेज करके ब्रेन के अंदर हेमरेज होने का खतरा होता है, उसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा हड्डियों में दर्द होता है। हड्डियों का दर्द वैसे क्लासिक सिम्टम चिकनगुनिया का है, लेकिन जो बोन पेन डेंगू में भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती रहती है, और हड्डियों के अंदर ब्लीड होगी तो फिर आपको लगेगा कि जॉइंट के अंदर पेन हो रहा है, जॉइंट ब्लीड हो रहे हैं। और
नोजिया वोमिटिंग तो पता ही है आपको, क्योंकि लिवर को अफेक्ट करता है, तो लिवर को अफेक्ट करता है और गॉल ब्लैडर पे सूजन आती है। डेंगू का क्लासिक डायग्नोस्टिक फीचर है, सोनोग्राफी के अंदर अगर हम कराते हैं तो हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर वॉल थिकंड हो जाती है, उसके चारों तरफ फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है और टेंडरनेस आ जाती है उसके अंदर। तो उसके चलते आपको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करती है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, और प्लेटलेट जैसे ही कम होती है तो आपको रैश होते हैं। मित्रों, सबसे पहले रैश कहाँ होंगे? जो आपका डिपेंडेंट पार्ट है। आप अपने को ऐसा लगता है रैश अपने को चेहरे पे देखने, हाथ पे देखने, नहीं, डिपेंडेंट पार्ट है। डिपेंडेंट पार्ट कौन सा होता है? जैसे आप बैठे हो तो आपका जो बटक एरिया है वो डिपेंडेंट पार्ट है, या आप सो रहे हो तो आपकी पीठ डिपेंडेंट पार्ट है। वहां पे हमें इन अर्ली रैशेस को डायग्नोस करना है। फिर क्या होता है? अगर मान लो फीवर आया, बॉडी एक हो रही है, आई पेन हो रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप तुरंत अस्पताल जाके भर्ती हो जाओ, लेकिन आपको चूंकि ये सीजन डेंगू का है तो आपको कॉशियस रहना चाहिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो। अपना हाइड्रेशन का मेंटेन स्टेटस मेंटेन करना चाहिए। ट्रीटमेंट पार्ट पे बाद में आते हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं कि किन सिम्टम्स पे या किन वार्निंग साइंस के ऊपर हमें तुरंत अस्पताल जाना है। पहला, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होने लग गया। अभी तक तो बुखार से परेशान थे, अब हमारे को ऐसा लगे हमारी बॉडी बिल्कुल कोल्ड हो गई है, हमारे बॉडी के अंदर ताकत बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब है आपका बीपी डिप कर रहा है, ब्लड प्रेशर की कमी हो रही है। ब्लड प्रेशर की कमी शॉक का पहला सिम्टम है, उसको हमें ध्यान देना है। उसके अलावा अगर आपके पेट का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है, आपके मुंह से कुछ खाना लिया नहीं जा रहा है, आप ओरल कुछ इनटेक नहीं ले पा रहे, तो तुरंत हॉस्पिटलाइज करें। क्योंकि क्या, डेंगू के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी की कमी हो जाती है। क्योंकि प्लेटलेट कम होती है तो ब्लड का इनडायरेक्टली पूरी बॉडी में लीकेज होता है, तो हमारा ब्लड वेस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाता है। वेस्कुलर वॉल्यूम कम होने से ही हमारी बॉडी में मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। डिजीनेस, ये भी फीचर है कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम जा रही है, उसके चलते आपका अल्टर्ड सेंसोरियम, अल्टर्ड बिहेवियर या चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। वॉमिटिंग आपकी इतनी ज्यादा हो जाए कि आप मुंह से कुछ नहीं ले पाए। ड्राउजीनेस, मतलब आप अपने आप को बहुत ज्यादा नींद आना, बहुत एक्सेसिव परेशानी होना, या शरीर के किसी भी हिस्से में से ब्लीडिंग होना। सबसे कॉमन ब्लीडिंग साइट होती है अपने जो मसूड़े होते हैं। सुबह ब्रश करोगे आपको लगेगा यार मसूड़ों में से खून ज्यादा निकल रहा है, या पूरी बॉडी पे या डिपेंडेंट पार्ट पे रैशेस होगा, या आपको इतनी रेस्टलेसनेस है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये बीमारी तो मेरे को छोटी सी लग रही है, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अगर ऐसा फीलिंग आती है आपके मन में तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपने टेस्ट कराने चाहिए। इसके अलावा कि अदर फैक्टर्स हैं, आपका पेशाब का कम होना, ये किडनी फेलियर का फीचर है। या प्लेटलेट काउंट अगर आपने आपने चेक करे हैं तो प्लेटलेट काउंट का कम होना और पैक सेल वॉल्यूम का बढ़ना। पैक सेल वॉल्यूम का बढ़ने का मतलब है कि आपकी बॉडी में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। जब भी हम कभी पीसीवी कराते हैं तो पता पड़ा पीसीवी बहुत सारे लोगों का 50-50 के ऊपर आता है। तो इससे इससे पता पड़ता है कि डेंगू एक इनडायरेक्ट डिहाइड्रेशन स्टेट है। डिहाइड्रेशन स्टेट का मतलब होता है जो हमारे ब्लड के अंदर जो पानी है वो प्लेटलेट की कमी के कारण लीकेज होता है, कुछ पेट में चला जाता है, कुछ मसल्स में चला जाता है, कुछ शरीर मतलब इंट्रावेस्कुलर से निकल के एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपोनेंट के अंदर पानी आ जाता है। इसलिए ओनली ट्रीटमेंट विच इज रिक्वायर्ड वो है फ्लूड। आपको फीवर को कंट्रोल करना है और ओरल फ्लूइड देने हैं। ओआरएस दे सकते हो आप, सूप दे सकते हो, या कोकोनट का पानी भी दे सकते हो, या आप ऐसा कोई भी लिक्विड दे सकते हो जिससे आपके शरीर की पानी की जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाए। अगर आप मुंह से नहीं ले पा रहे हैं और पानी अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल जाके ड्रिप्स लगवानी पड़ेंगी, आईवी फ्लूइड लगवाना पड़ेगा, और हॉस्पिटल में अपने आप को भर्ती करा के मॉनिटर करें, ताकि आपकी ये जो डिहाइड्रेशन की स्टेट है उससे आप बच सके। केवल हाइड्रेशन करेक्शन होगा तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस बच जाएंगी। डेंगू बहुत सुनने में देखने में बड़ी सिंपल सी बीमारी लगती है, और प्लेटलेट काउंट कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप भर्ती हो गए या नहीं हो गए।
आपकी कंडीशन क्या है, क्लिनिकल कंडीशन क्या है, आपको आपको वार्निंग साइंस है या नहीं है। आप मुंह से कुछ ले ही नहीं पा रहे, प्लेटलेट पता पड़ा अभी भी 90,000 है, 80,000 है, लेकिन मुंह से तो आपको कुछ लिया नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि आपके गॉल ब्लैडर पे इतनी ज्यादा सूजन आ चुकी है कि आपको नाउजिया वॉमिटिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू इलनेस हो रहा है। इसका मतलब है कि इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है बनिस्पत प्लेटलेट काउंट जो आपको एक टेस्ट पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि क्लिनिकल कंडीशन पे आपको जज करना चाहिए। फिर दवाइयाँ, पैरासीटामोल बुखार के लिए आप दे सकते हो, और अब जो डॉक्टर आपका उचित समझेगा उस हिसाब से आपको सेल्फ मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, कॉम्बी फ्लेम ले लेते हैं या कोई और एनाल्जेसिक एनएसआईडी ले लेते हैं। अगर वो डॉक्टर दे रहा है तब तो आपके सिम्टम्स के आधार पे सही दे रहा है, लेकिन अगर मान लो आप सेल्फ मेडिकेशंस करके 4-4 5-5 दिन बाहर दवाई की दुकान से दवाइयाँ ले लेके अपना काम चला रहे हो, तो इस बीच में आपकी प्लेटलेट काउंट्स भी बहुत ज़्यादा कम हो सकती हैं, आपकी अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, और ड्रग इंड्यूस रिस्क ऑफ ब्लीडिंग भी बढ़ सकता है। प्लेटलेट का मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों के अंदर मन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जो गाइडलाइन है वो ऐसा कहती है 10,000 से कम आएगा अगर प्लेटलेट तो ब्लीडिंग रिस्क बढ़ता है, और उसलिए आप प्रिवेंटिव प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के बारे में सोच सकते हो। और प्रिवेंटिव प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन मतलब हमें रिस्क ऑफ ब्लीड रोकना है। तो रिस्क ऑफ ब्लीड तो देखो, अगर चमड़ी के नीचे हो जाए या दांत से हो जाए तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर ब्लीड हो जाए, स्पेशली ब्रेन के अंदर, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। कई बार प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हमें हायर प्लेटलेट पे भी पड़ सकती है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें लग रहा है कि यार ये प्लेटलेट है ना लंग के अंदर ब्लीड कर रही है, और एआरडीएस की पिक्चर आ रही है, पेशेंट का सैचुरेशन डिप हो रहा है। तो अगर पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन पे जज करके डिसीजन लेना चाहिए कि आपको प्लेटलेट चढ़ानी है या नहीं चढ़ानी है, और अगर चढ़ानी है तो फिर कौन सी चढ़ानी है। प्लेटलेट किस तरह की होती है? दो तरह की प्लेटलेट होती है। एक तो होती है रैंडम डोनर प्लेटलेट, किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड डोनेशन करते हैं तो उसमें से हम प्लेटलेट निकालते हैं, तो वो रैंडम डोनर प्लेटलेट कहलाती है। उसके अंदर एक प्लेटलेट यूनिट से अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 हजार के बीच में प्लेटलेट आपके शरीर में बढ़ती है। दूसरी होती है सिंगल डोनर प्लेटलेट, उसमें आपका सेम ब्लड ग्रुप मैच किया हुआ बंदा होता है, और उसका एफेरेसिस के द्वारा उसके शरीर से प्लेटलेट निकाल के आपको एफेरेटिक एसडीपी बना के चढ़ाई जाती है। और वो जब चढ़ाई जाती है तो उसमें हम मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 हजार प्लेटलेट एक बार में बढ़ती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग पूल प्लेटलेट भी इस्तेमाल करते हैं। पूल प्लेटलेट के अंदर मल्टीपल रैंडम डोनर प्लेटलेट को मिला के एक हाई कंसंट्रेट प्लेटलेट बना के दी जा सकती है। तो ये आपके पास चूंकि प्लेटलेट का गिरना, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट बनना बंद होता है, तो उसके भी 4 से 5-7 दिन बाद जाके प्लेटलेट बढ़नी गिरनी शुरू होती है। और एग्जैक्टली सेम जब ये रिकवरी होती है तब भी होती है, जब प्लेटलेट बननी शुरू होती है बॉडी की, तो उसके अंदर भी जाके 4 से 5 दिन लगते हैं आपकी प्लेटलेट को ऊपर आने में। हम रिस्क फ्री कब हो जाते हैं? हम रिस्क फ्री हो जाते हैं जब हमारा डाउन ट्रेंड ऑफ द प्लेटलेट काउंट है। जैसे सपोज करो आज 1 लाख था, अगले दिन 70,000 आ गया, उसके अगले दिन 60,000 आ गया, उसके अगले दिन 40,000 आ गया, उसके अगले दिन 20,000 आ गया। तो ये तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। हम सेफ कब होंगे? जब 20,000 आने के बाद अगले दिन 40,000 या 45,000, विदाउट इंटरवेंशन। ये नहीं कि एसडीपी चढ़ाई उससे जो प्लेटलेट बढ़ी उसको काउंट करें। नेचुरल कोर्स के अंदर मान लो आपकी 20,000 प्लेटलेट थी, अगले दिन 40,000 आ गई, तो इसका मतलब है कि नाउ आप ट्रेंड ऑफ द प्लेटलेट शुरू हो गया है और आप ऑलमोस्ट रिस्क फ्री स्टेट के अंदर है। इस सारे एपिसोड में 5 से 8 दिन का टाइम लगता है। डेंगी का प्लेटलेट सप्रेशन और उसकी रिकवरी में 5 से 8 दिन का टाइम लगता है। और चूंकि डेंगी एक वायरल फीवर है जो कि मच्छर जो होता है एडिस एजिप्टिस उसके काटने से फैलता है, और
ये जो मच्छर है, इसको इसकी ये मच्छर भी अपने आप में बड़ा खतरनाक मच्छर है। अ, इस मच्छर को टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। टाइगर मॉस्किटो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मॉस्किटो है ये टाइगर मॉस्किटो कहलाता है, क्योंकि इसके शरीर के ऊपर इस तरीके से व्हाइट स्पॉट होते हैं। ये मच्छर की कई खास बात है। पहला, ये दिन में काटता है, नंबर वन। दूसरा, ये आपसे डरता नहीं है। आप जैसे बैठे, मतलब जो मलेरिया का मच्छर है ना, वो डरता है। एडिस एजिप्टिस की खास बात है कि ये आपसे डरेगा नहीं। आप बैठे होगे और आपके हाथ, चेहरा, फेस पे आके आपको काटेगा। दूसरी बात है, ये क्लीन वाटर के अंदर ब्रीड करता है। क्लीन वाटर का मतलब हो गया, आपके छत के ऊपर पानी की बोतल है, टायर है, या कोई छोटे छोटे पॉट है जिनमें पानी इकट्ठा होता है, उन पानी के अंदर इसका ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो अगर हम इन क्लीन वाटर को अपने घर के आसपास से सोर्सेस को हटा दें, कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने दें, तो आपके पास में मच्छर होंगे ही नहीं खुद पे। और ये पानी जो क्लीन वाटर में होता है, दिन में काटता है, हाथ पांव पे आके, चेहरे पे बैठ के आपके काट के जाएगा, तो ये टाइगर मस्किटो की खास अदा है। तो इससे बचने के लिए हमें एब्सोल्युटली अपने आप को कवर रखना चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा फुल स्लीव्स क्लोथ पहनोगे, इवन आउटडोर के अंदर अगर आपका है तो इवन ग्लव्स भी आप पहन सकते हो, और या मॉस्किटो रिपेलेंट जो क्रीम्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों को इससे स्पेशली बचा के रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे आउटडोर में, स्कूल में, क्लास के बाद में, जब वो छुट्टी के बाद में जब पार्क वगैरह से होते हुए आते हैं, तो उनको इस तरह से प्लेटलेट का डेंगू होने का रिस्क बढ़ जाता है। और उसके अंदर प्लेटलेट कम होने पे बच्चों में ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। प्लेटलेट मैनेजमेंट कब करना चाहिए? ट्रांसफ्यूजन 10,000 से कम में करना चाहिए। बाकी डॉक्टर अपनी क्लिनिकल जजमेंट के आधार पे, आईसीयू के अंदर जो डॉक्टर होता है उसका कहना आपको मानना चाहिए। आपको अपनी डॉक्टरी नहीं करनी चाहिए। आपको ये मान के चलना चाहिए वो डॉक्टर आपसे ज्यादा समझदार है, और उसने ज्यादा केसेस देखे हैं, और वो रोज इस तरह से बीमारियों से जूझ रहा है। क्या ऐसी कोई दवाई अवेलेबल हो गई है जिनसे प्लेटलेट बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है साहब। प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर्स के नाम से अब कुछ नई मेडिकेशंस आई हैं, लेकिन इनका भी कोई डेफिनेटिव रोल स्पेशली डेंगू के अंदर अभी तक नहीं आया है। एल्थ्रोम्बोपैग करके एक है, ओरल टीपीओ रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो कि फास्टर प्लेटलेट रिकवरी करता है, लेकिन लिवर टॉक्सिसिटी का इसका रिस्क है। ब्रोम्बीप्लास्टिन करके एक और है, इंजेक्टेबल टीपीओ आ रहे, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसको, सीवियर रिफ्रैक्टरी केस के अंदर है। और अदर एजेंट्स जो इसके अंदर यूज हो सकते हैं डेंगू के अंदर, उनमें स्टेरॉइड है। स्टैटिन का कुछ लोग अटारवा स्टैटिन और का एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के कारण उसको यूज करते हैं कि वो ब्लड लाइनिंग को स्टेबलाइज कर देगी। और एंटीवायरल ड्रग्स जो है, जिसमें फेवी पिरावीर है, बेलापिरावीर है, लेकिन इन सब का भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिल सकता। वैक्सीन का स्टेटस क्या है? डेंगू के लिए एक वैक्सीन बन गया है जिसको टैक 003 क्विडेंगा के नाम से जाना जाता है। ये ग्लोबली अप्रूव हो गया है बच्चों और एडोलसेंट्स इन द हाई रिस्क एरिया के अंदर, स्पेशली इन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर इसको रिकमेंड कर दिया है। डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन है कि 6 से 16 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगाना चाहिए, लेकिन अभी भी ये इंडिया में अप्रूव्ड नहीं है। डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डाइट को, वैसे भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो सनातन वैदिक हीलिंग का जो मेथड है, उसके अंदर ये माना गया है कि डाइट के बगैर आप हीलिंग नहीं कर सकते हो। तो हाइड्रेशन एंड डाइटरी सपोर्ट क्या है? सबसे पहले तो अपने को पानी पीना चाहिए। पानी कौन सा पीना चाहिए? ठंड, मटके का रखा हुआ पानी पीना चाहिए। आरओ के पानी के बजाय मटके का पानी। किसी दिन पानी के ऊपर एक विशेष टॉक करेंगे, जिसके अंदर पानी के कौन कौन से रंग है, कैसे पीना चाहिए पानी, पानी का हेल्थ के लिए क्या वैल्यू है।
तो वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें लेना है, क्योंकि हमारे मैंने आपको जैसे अभी बताया अभी कि डेंगू क्या है, इट इज ए डिहाइड्रेशन की स्टेट है। हमारा इंट्रावेस्कुलर जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, जबकि मरीज सूजा सूजा सा दिखता है। मरीज क्या होता है, फूल जाता है, क्योंकि उसके सबक्यूटेनियस टिश्यू में वाटर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम की लीकेज हो रही है। तो वो दिखने में मोटा फूला फूला सा लगेगा, लेकिन वो डिहाइड्रेशन स्टेट में, क्योंकि पेट में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में पानी भर जाता है। तो हमें हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। हाइड्रेशन के ध्यान में इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं। कोकोनट वाटर के अंदर हिंदुस्तान में सनातन विज्ञान के अंदर कोकोनट को देवीय फल माना गया है, और उसका जो वाटर है, पानी, वो वेरी रिच इन मिनरल एंड वाइटलिटी है, और उसके पीने से आपकी बॉडी के अंदर वाइटलिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्लियर सूप, आपको क्लियर सूप को कंटिन्यूस लेते रहना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी जाती रहे और आपको हाइड्रेशन की कमी नहीं हो। फ्रूट्स खा सकते हो आप, कीवी खा सकते हो, अनार ले सकते हो, पपीता ले सकते हो। इस तरीके से फ्रूट आपको एनर्जी भी देंगे, विटामिन भी देंगे, कैलोरी भी देंगे। तो हमें फ्लूइड मैनेजमेंट, इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट देना चाहिए। इससे क्या होता है, हम केवल हाइड्रेशन पार्ट कंट्रोल कर रहे हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लेटलेट तो बढ़ेगी, अपने टाइम के साथ बढ़ेगी, लेकिन अगर हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा आपकी बॉडी का, तो आपके मल्टी ऑर्गन फेलियर नहीं होगा, आपकी किडनी फेल नहीं होगी, आपके ब्रेन में इफेक्ट नहीं आएगा, आपके लंग्स के अंदर दिक्कत नहीं आएंगी। जैसे ये छोटी छोटी सी चीज मिलके इन इन फ्रूट्स के अंदर से आपको फ्रूटामिन्स निकाल के आपको दे रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन का प्रोवाइड करने का काम करता है। आयुर्वेदा क्या कहता है, आयुर्वेदा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट। पपीते के पत्ते को आप डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के भी उसको पीस के उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो दे सकते हो आप। उसके अलावा बहुत सारी कंपनियों ने पपीते के पत्ते का एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको बॉटल फॉर्म्स के अंदर दे दिया। हर्बल कंपनियां भी हैं, बहुत सारी एलोपैथी की कंपनियां हैं, उन्होंने भी इसको कैप्सूल और इस फॉर्म में दे दिया। मेरा मानना यह है कि अगर आपको पपीते के पत्ते लेने ही है, तो यंग लीव लेनी चाहिए, जो पत्ती ताजा ताजा उगी है, छोटी पत्ती हो, नवजात पत्ती हो। उस पत्ती को अपने घर के अंदर एक्सट्रैक्ट करके उसका जूस निकाल के उसको डायरेक्ट लेना चाहिए। ये मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर देखा है कि जो लोग इस तरीके से यूज करते हैं उसको फायदा होता है। गिलोय, गिलोय इम्यूनिटी हर्बल हर्ब है, और इसको लिवर प्रोटेक्टर माना जाता है। गिलोय का जो काढ़ा होता है, गिलोय के जो लकड़ी होती है उसको उबाल के उसका पानी पीने से आपको स्पेशली डेंगू के जो हेपेटिक कॉम्प्लिकेशंस है उसके अंदर रिलीफ मिलता है। और उसमें रिलीफ जैसे ही मिलेगा आपको, वैसे आप ओरल इंटेक आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये गिलोय आपको फायदा करती है। इसको टाइनोस्पोरा के नाम से भी जाना जाता है। और अदर आयुर्वेदिक सपोर्ट क्या है, उसमें आप तुलसी की चाय पी सकते हो, टर्मरिक मिल्क ले सकते हो, जिसको वेस्ट आजकल टर्मरिक लेटे के नाम से बेच रहा है। और सात्विक डाइट, हल्की खिचड़ी दलिया टाइप का खाना आप खाओ, ताकि आपके लिवर के ऊपर लोड नहीं पड़े, आपको वॉमिटिंग नहीं हो, ताकि आपकी तबीयत और ज्यादा ना खराब हो। अदर कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज क्या है, अनुलोम विलोम कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो प्राणायाम के अंदर, ताकि आपका लंग फंक्शन इंप्रूव हो सके, मेंटली आप काम हो सके, आपकी बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस सिक्रीट हो, आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है वो कम हो सके। मेडिटेशन स्ट्रेस कंट्रोल है, ताकि आपको क्या होता है, पैनिक इतना हो जाता है आदमी, जैसे उसको लगता है ना मेरी प्लेटलेट 5,000 कम हो गई, तो उसको लगता है मेरी तो बस जान ही जाने वाली है। तो उसके चलते उसमें और स्ट्रेस होता है, और वो ये भूल जाता है कि ये जो स्ट्रेस है ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है आपका डिजीज को बढ़ाने का। और जितना स्ट्रेस आप रखोगे बीमारी का, और जितना भगवान पे विश्वास कम करोगे या बिलीविंग कम रखोगे, उन लोगों के अंदर रिकवरी होने में भी
कमी होती है। ये बात मैं मेरे मन से नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत सारे आप साइंटिफिक लिटरेचर सर्च करोगे तो इंडिया ही नहीं, ऑल अक्रॉस ग्लोब बिलीवर्स हमेशा जल्दी हील होते हैं बनिस्पत नॉन बिलीवर्स के। रेकी और एनर्जी हीलिंग का अपना मैकेनिज्म है, वो आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ावा देते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ावा देते हैं, और उसके कारण आप अपने आप को हेल्दी फील करते हो। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज का भी कोई रोल हो सकता है क्या दोस्तों? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सूरज हमारे शरीर में वाइटलिटी का कारक है, और एस्ट्रोलॉजिकली सूरज और मंगल ये दोनों फीवर के कारण है। बुखार जो होता है इन दोनों के कारण होता है। और अभी जो करंट पीरियड शुरू होने वाला है दोस्तों, आज का वीडियो बनाने के पीछे मकसद ही ये है, क्योंकि 7 तारीख को पूर्ण चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा गड़बड़ाएगा। चंद्रमा जल का कारक है, और ये जो डेंगू टाइप की इलनेस है, ये क्या है, पूरे शरीर में जल ब्लड लाइन में से निकाल के बॉडी में फेंक रही है। तो चंद्रमा इज ए कॉजेटिव एजेंट फॉर डेंगू। दूसरा, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है। सूरज हमारा वाइटलिटी के कारण है, वो भी ग्रहण है। तो 7 से 21 का पीरियड इस तरह की बीमारियों के लिए बहुत ऑप्टिमम एस्ट्रोलॉजिकल टाइम चल रहा है। ठीक है। तो ये जो पीरियड आ रहा है, इस पीरियड के अंदर हमें अपने आप को बचा के रखना है। हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? हम चंद्रमा को खुश करने का सबसे सिंपल उपाय है, शिव मंदिर के अंदर भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना। क्यों चढ़ाना? कि भोलेनाथ अपने सर पे चंद्रमा को धारण करते हैं ना, तो चंद्रमौलीश्वर है वो, सोमनाथ है। तो इसलिए शिव पे जल चढ़ाने से आपका चंद्रमा इंप्रूव होगा, आपकी डिजीजेस इंप्रूव होंगी, और आपको इन बीमारियों से लड़ने में आराम होगा। सूरज को सुबह उठते ही जल का अर्घ देना। अगर आप सूरज को जल का अर्घ देते हो तो अपनी वाइटलिटी बढ़ाते हो, क्योंकि सूरज एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो आपको वाइटलिटी और मनी, धन और वैभव के साथ में आपको ऐश्वर्य, ये सब चीजें देने की पावर रखता है। क्यों? सूरज क्या है? पिता का कारक है। और चंद्रमा क्या है? माँ का कारक है। तो हमारे को जीवन कौन देता है? माँ और बाप ही तो देते हैं। तो उसी तरीके से सूरज और चंद्रमा अगर आप इंप्रूव कर लोगे तो आपको डिजीज से फाइट करने के अंदर काफी हेल्प मिलेगी। और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के अंदर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हो। और कुछ नहीं तो आप ओम बीज मंत्र का ही जाप कर लोगे, तो आपके आपके शरीर के अंदर जो वाइब्रेशंस आएंगी उससे, तो वो फ्रीक्वेंसी से प्राणिक हीलिंग होती रहेगी। सूरज को अर्घ देना या चंद्रमा के लिए शिव मंदिर में जल चढ़ाना, ये दोनों उपाय से सूरज चंद्रमा खुश हो जाएंगे। फास्ट कर सकते हो एकादशी का, तो ये आपके लिए हेल्थ के लिए हो गया। मंगल से रिलेटेड, क्योंकि ब्लड की रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, प्लेटलेट कम हो जाती है, और ब्लड का ओनर कौन है? बोन मेरो का ओनर मंगल है। तो मंगल को खुश करना है, हनुमान जी की पूजा कर सकते हो आप, मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हो आप, और चंद्रमा के लिए आप मोती धारण कर सकते हो। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है। इसके लिए आप किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपने आप अपनी जन्म कुंडली दिखा के फिर इन एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज को करें। मांत्रिक और स्पिरिचुअल रेमेडीज है, जैसे किसी मंत्र का जाप करना है, या सूरज को पानी का जल का अर्घ देना है, या शिव मंदिर में चंद्रमा के लिए जल चढ़ाना है, ये हर आदमी कर सकता है। इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको, आपका अगर चंद्रमा अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, बुरा है तो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये दैविक उपाय हैं, इनको आप कर सकते हो। मच्छर जहाँ पे पैदा हो रहे हैं उन जगहों को आपको हमेशा क्लीन करना है। मॉस्किटो ब्रीडिंग एरिया की कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका आपका डेंगू मलेरिया इस बीमारियों से बचाने के अंदर, मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेस से आपको बचाने में। एडिस एजिप्टिस जो है वो क्लीन वाटर के अंदर होता है। तो रूफटॉप में जो टैंक है, स्विमिंग पूल है, फ्लावर पॉट है, कूलर है, टायर है, बॉटल्स है, इनको आपको एटलीस्ट वीकली तो क्लीन करना ही चाहिए। वाटर टैंक कवर होना चाहिए। और ए, कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है, उसको रेगुलर उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। वो पॉट
जो आपका एनिमल जो डॉग है या कैट है, उनके अंदर भी आप उनके जो पॉट्स हैं उनको भी आप रेगुलरली क्लीन करेंगे तो मॉस्किटो के ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनेंगे। मच्छर जो होता है वो रेजिडेंशियल जो पॉन्ड है आपके घर में, अगर स्विमिंग पूल है वहां भी ब्रीड कर सकता है, या आपने अपने गार्डन में ऐसा कोई वाटर बॉडी रख रखी है जिसमें प्लांट उगा रखे हैं, उनमें ब्रीड कर सकता है। बहुत सारे लोग मनी प्लांट लगाते हैं पानी की बॉटल्स में, उसमें ब्रीड कर सकता है। ये बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट का मच्छर है, इसलिए इस सबको हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इनसे आप क्लीन करोगे अपना एनवायरनमेंट, तो अपने साथ साथ अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी इन बीमारियों से आप बचाओगे। उसके अलावा डेंगू को आपको सीरियसली लेना चाहिए। ये एक खतरनाक इलनेस है, इसमें जान जाने का रिस्क रहता है। फ्लूड थेरेपी सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको ओरली जब तक आपसे फ्लूड लिया जा सके तब तक आपको फ्लूड लेना चाहिए। आप इसके वार्निंग सिम्टम्स और जो साइन मैंने आपको बताए हैं उस पर क्लोजली वॉच करनी चाहिए, और अर्ली हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन के अपने बहुत सारे फायदे हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं, और आप कई बीमारियों के से जल्दी रिकवर हो जाते हो। इंटीग्रेटेड अप्रोच करनी चाहिए मॉडर्न मेडिसिन के अलावा। मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि हम हमारे जो सनातन वैदिक साइंस में जो हमें सिखाया गया उसको भी फॉलो करना चाहिए। चाहे मंत्रोपचार हो, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हो, चाहे आयुर्वेदिक उपचार हो, इन सब का टाइमली अगर हम सबको कंबाइन करके करेंगे तो हमारी डिजीज को हम जल्दी कॉन्कर करेंगे, और इससे हमारे जीत जल्दी होगी। और हमें हमारी एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें हमारे घर और घर के आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर कहीं भी पानी को इकट्ठे नहीं होने देना है। इसी के साथ दोस्तों, वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह के एक और डिजीज अवेयरनेस प्रोग्राम के का समापन करता हूं मैं। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल वेल्थ एंड वेलनेस विद डॉक्टर सिंह को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो उसे तुरंत लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारियां जिसमें आपकी जान की रक्षा हो सकती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगला एपिसोड बारिश में होने वाली बीमारी की नेक्स्ट सीरीज का, मलेरिया, तीसरी सबसे बड़ी समस्या, क्यूलेक्स और मादा एनोफिलीज। ये एडिस एजिप्टिस है, वो क्यूलेक्स और मादा एनोफिलीज के कारण होते हैं। तो उनको देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में कि मलेरिया से हम कैसे बच सकते हैं और क्या बचाव हम किया जा सकता है। धन्यवाद। आपका शुभ मंगलमय स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस डे।